दोस्तों आपने ये नाम तो सुने ही होंगे। नरेंद्र मोदी, गौतम अदानी, विराट कोहली, अलक पांडे, संदीप माहेश्वरी। क्या आप जानते हैं इन सब में क्या कॉमन क्वालिटीज हैं? पहला ये कि ये सब सेल्फ मेड मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स हैं। दूसरा ये कि ये सभी लोग टाइम से समझ गए कि इंडियन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। और तीसरा ये कि इन लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया, अपने पैशन को स्किल और स्किल को पैशन बनाया, जिसके दम पर वो आज इंडिया के उस टॉप 1% पॉपुलेशन का हिस्सा है जिसका आप और आपके जैसे लाखों लोग पार्ट होना चाहते हैं। और यदि हाँ, तो आप सही जगह पर हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो एजुकेशन सिस्टम के लिए आपका पर्सपेक्टिव ही बदल कर रख देगा। क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में कोर डिफरेंस क्या है? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जिन्हें अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में ही रियलाइज हो गया कि ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम उन्हें बहुत ऊपर तक नहीं लेकर जाएगा। अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए ही बाईपास्ड दिस एजुकेशन सिस्टम। इससे परे कठिन परिश्रम और लगन की वजह से वो व्यक्ति आज हमारे देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री है। दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल खानदान में पैदा हुए। पॉलिटिक्स से सीखने के लिए पॉलिटिकल लोग, पैसे की कोई चिंता नहीं और इंडिया और वर्ल्ड की बेस्ट स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हुआ। बट स्टिल बाकी आप खुद समझदार हैं। आज से 2 से 2,500 साल पहले भारत के गुरुकुलों में गुरु शिष्य परंपरा चला करती थी, जहां पर गुरु अपने शिष्य को लिटरेचर, रिलीजन, वैदिक साइंस, मैथ्स, वारफेयर सभी चीजों की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे। साथ ही इंडिया में प्रचलित था वर्ण सिस्टम, जो लर्निंग और रीलर्निंग पर बेस्ड था, जहां पर पिता से नॉलेज बेटे तक और बेटे से नाती तक प्रैक्टिकल नॉलेज पहुंचाया जाता था। ये वो वक्त था जब एक गुरु एक शूद्र शिष्य को भारत का सम्राट बना देता था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फॉरेन इन्वेशन और इस्लामिक रूल के दौरान इस एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया। मुगल शासन के अंत के साथ इंडिया में आया ब्रिटिश रूल। सन 1764 के बाद इंडिया में शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की, और कुछ ही समय में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ब्रिटिश शासन में बदल गया। ब्रिटिशर्स ने बदलते वक्त के साथ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड को खत्म कर दिया और साथ ही साथ इंडियन एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये वही वक्त था जब ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहा था और कॉलोनियलिज्म अपने पीक पर था। इंडस्ट्रियलाइजेशन को सस्टेन रखने के लिए और इंडिया में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को चाहिए थे वर्कर्स और क्लर्क्स जो एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएं। इस सब के चलते थॉमस बेविंगटन मैकॉले ने 1835 में इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835 को इंट्रोड्यूस किया, जो मेनली 2 पर्पसेस को ध्यान में रखकर लाया गया था। पहला ये कि फैक्ट्रीज के लिए वर्कर्स की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्लर्क्स की जरूरत को पूरा किया जा सके, और दूसरा कुछ ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को हैंडल करना है तो कोई कॉमन लैंग्वेज जरूरी थी, और जिसमें ये इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन और अंग्रेजों के बीच कम्युनिकेशन गैप को फुलफिल कर सके। अब अंग्रेजों के हिसाब से देखें तो ये सिस्टम एक परफेक्ट सिस्टम था जो उनकी जरूरतों को फुलफिल कर पा रहा था, लेकिन आज़ादी के बाद भी इंडिया कुछ माइनर चेंजेस के साथ यही सिस्टम फॉलो किए जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या आज के भारत के हिसाब से ये सिस्टम कंपैटिबल सिस्टम है? क्या आज भी हमारी जरूरत सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स और क्लर्क्स पैदा करना है? The answer is big no. जरा सोचो, आप 5 साल के हुए, स्कूल में एडमिशन कर दिया गया और उसके बाद डेली स्कूल के चक्कर, होमवर्क और असाइनमेंट, 90% अटेंडेंस, न चाहते हुए भी नोट्स और बुक्स को मेमोराइज करना। मुबारक हो, आप रट्टू तोता बन चुके हो। ग्रेजुएशन पूरी होने तक अपनी जिंदगी का 25% टाइम एजुकेशन सिस्टम को दे चुके हो, बस इस उम्मीद में कि कॉलेज से निकलते ही आपके पास एक अच्छी डिग्री और फिर एक अच्छी नौकरी होगी, जिससे आप अपने और अपने माँ बाप के सपने पूरे कर पाएंगे। एक बड़े से शहर में आपका बड़ा सा घर, बड़ी गाड़ी, एक अच्छी पीसफुल लाइफ होगी, और ये सपना इंडिया के 90% से ज़्यादा लोगों के लिए एक सपना ही रह जाता है।
इंडिया में आज स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन सिर्फ इस बात का है कौन कितना अच्छा रट्टा लगा सकता है। बात सिर्फ प्राइमरी मिडिल स्कूल की ही नहीं, लगभग सारे ही गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स को भी देख लो। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स अपनी कोई स्पेसिफिक स्किल्स नहीं देखते, बस आपके अंदर यस सर बोलने वाली स्किल है। आप अपने सुपीरियर्स का ऑर्डर फॉलो कर पाओगे, उनके लिए यही काफ़ी है। आज इंडिया में एक अजीब सा कंपटीशन का माहौल बना दिया गया है। बच्चा 14-15 साल का होते ही उसे IIT, JEE, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में धकेल दिया जाता है। एक नया ट्रेंड ये भी बन चुका है कि बच्चे को 10th पास कराते ही UPSC की कोचिंग दिलाना शुरू कर दो, बिना उसकी कैपेबिलिटीज को देखे, बिना ये सोचे समझे कि उसका इस सब में इंटरेस्ट भी है या फिर नहीं। पर इस सब से फायदा किसे होता है? अल्टीमेटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को। बच्चे सालों लगा देते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन में और कोचिंग सालों तक कमाते हैं ऐसे ही बच्चों से उन्हें झूठे सपने बेचकर। आज हर एक बच्चे को घुट घुट कर पिला दिया गया है, मार्क्स नहीं तो जॉब नहीं, जॉब नहीं तो जिंदगी बेकार। बचपन से ही उसे थिंकिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, एनालिसिस पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ अच्छे मार्क्स के नाम पर रटना सिखाया जाता है। और अंत में वो बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होकर अपने से कम पढ़े लिखे मालिक के नीचे जॉब करना शुरू कर देता है। आज किसी भी इंडियन फैमिली में बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके लिए पहले से ही एक रोड मैप डिसाइड किया जा चुका होता है, जिसमें सब कुछ माँ बाप और फिर एक टीचर के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि किस स्कूल में पढ़ेगा, क्या सब्जेक्ट्स लेगा, IIT, JEE, नीट या फिर UPSC। मोस्टली सब कुछ डिपेंड करता है पेरेंट्स के स्टेटस पर। जहाँ पेरेंट्स के पास पैसे होते हैं वहाँ बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डालकर उन्हें अनगिनत किताबों और भारी भरकम बैग्स के वजन के नीचे दबा दिया जाता है। और जहाँ पेरेंट्स के पास पैसे नहीं वहाँ पर बच्चे को मिलती है भारत सरकार की गरीबी रेखा से नीचे की सरकारी शिक्षा। आज टीचर्स का हाल सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों जगह लगभग सेम ही है। वेडनेसडे WENDAY सैटरडे STATR बात टीचिंग एबिलिटी की हो या फिर स्किल्स की, कुछ सरकारी स्कूलों में तो टीचर्स खुद किताबें नहीं पढ़ पाते, बेसिक न्यूमरेसी और अर्थमेटिक के सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, तो इनसे पढ़ा हुआ बच्चा कौन सा ही पहाड़ तोड़ डालेगा, ये समझ से बाहर है। रिसेंट ASER रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 50% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 5 में होकर भी वो क्लास 2 की बुक्स को नहीं पढ़ पाते। 70% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो क्लास 5 में होकर भी बेसिक डिवीजन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। कक्षा 8 में ही बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो बेसिक अर्थमेटिक नहीं जानते। पर इस सब में गलती किसकी है? टीचर, पेरेंट या फिर वो बच्चा जिसे पता ही नहीं है कि स्कूल जाना क्यों है? ज्यादा पढ़ लिख कर आखिर हो क्या जाएगा? आज देश में कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर स्कूल कैंपस में अल्कोहल, गुटखा, बीड़ी कंज्यूम करते हैं या फिर कंज्यूम करके आते हैं। मैं रोज पीता हूँ। प्रॉब्लम? अच्छा, मेरे पास सब कुछ है। अच्छा सर, ये गलत बात है ना? स्कूल में ऐसा नहीं करते, बच्चे लोग देख ले, देख ले तो आपको क्या करना है बोलो। वो दिक्कत आप गवर्नमेंट जॉब में सर, आप शिक्षक हैं, क्या करना है बोलो। वो दिक्कत मैं कर रहा जो कर रहा हूँ। हाँ बोलो। ये है कैसा है मेरे पास, फोटो खींच लो। क्या नाम? पता नहीं सर, मैं ले जा रहा हूँ। जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है, स्कूल के अंदर पहचान पत्र दिखाइए। मैं दिखा रहा हूँ सर, आपको दिखा रहा हूँ। सर ये तो अभी आ रहे हैं स्कूल, लेट में आए हैं। लेट में आया हूँ और आया हूँ सुबह से, मुझे 2-3 घंटा हो गया हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये फोटो खींच लो। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आज की रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के हिसाब से इररिलेवेंट हैं। They are not up to date with even basic technologies. आज बच्चे को मोस्टली सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्कूल टीचर के बजाय एक ट्यूशन टीचर या फिर कोचिंग के भरोसे रहना पड़ता है।
जहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है जो वो पढ़ा रहा है, जो गाइडेंस वो व्यक्ति दे रहा है वो सही भी है या फिर नहीं। A new report is out by the International Labour Organization, or ILO. It talks about employment in India, or the lack of it. It says a large number of Indian youth are out of work. The numbers are staggering. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. BSNL ने 2020 में 80,000 कर्मचारियों का ले ऑफ किया। इस साल 19,000 और कर्मचारियों को BRS दिया जाएगा। हर साल के बाद गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट में कमी आ रही है। 2023 में ही ग्लोबली 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरी खोई और इसमें 27,000 से ज्यादा लोग भारत से थे। तो कहीं अगली बारी आपकी तो नहीं? जिस जॉब के लिए आपने अपनी जिंदगी का 25% टाइम स्कूल और कॉलेज को दे दिया, अंत में क्या मिला आपको? इनसिक्योरिटी, टेंशन, एंजाइटी, डर। कहीं आपकी जॉब भी तो खतरे में नहीं है? दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं, आपको कोई एक चूज करना है। पहला ऑप्शन, आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं पर आपने एजुकेशन के दौरान कुछ स्किल्स पर काम किया और आज आप अपनी स्किल के दम पर महीने का 50,000 से 1 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। न आपके ऊपर कोई बॉस है न गुलामी। आपका काम वो है जो आपका पैशन भी है और आप जिसे करना एंजॉय भी करते हैं। आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं। आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी है और आप टाइम के साथ लगातार कुछ नया सीखने के लिए भी तैयार रहते हैं। और दूसरा ऑप्शन कि आप सो कॉल्ड हाईली एजुकेटेड हैं पर आप ना ही अब्दुल कलाम हैं और ना ही डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप पढ़े लिखे हैं, नौकरी करते हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं पर ना आपके पास फैमिली के लिए वक्त है, ऊपर से बॉस का प्रेशर, बहुत बुरी वर्क लाइफ बैलेंस, दिन रात काम की टेंशन और ऊपर से फ्यूचर इनसिक्योरिटी, और ना ही कुछ नया सीखने के लिए आप तैयार हैं। तो आप ये बताइए कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? मेरे हिसाब से 90% लोग पहला वाला ऑप्शन ही चुनना पसंद करेंगे क्योंकि वो अच्छा दिखता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है। पर ये सब पाने के लिए आपको वो करना होगा 90% लोग नहीं कर रहे हैं। आपको भीड़ चाल से निकलना होगा, इस ट्रैप ऑफ एजुकेशन से उभरना होगा, नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा उतना अच्छा होगा आपका रिटर्न। मोरओवर, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम एक पैथेटिक सिस्टम बन चुका है, उसे अगर ठीक करना है तो गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और बिजनेसेस को साथ आना होगा। जो सिस्टम रोट लर्निंग पर बेस्ड है उसे प्रैक्टिकल लर्निंग पर बेस्ड बनाना होगा। हमारे करिकुलम को ऐसे डिजाइन करना होगा जो सेल्फ रिलायंस पर ज्यादा फोकस हो, जो इंडिविजुअल ग्रोथ के साथ साथ लीडरशिप बिल्डिंग पर भी फोकस करे और कंट्री एज ए होल की बात करे। स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि टीचर के लिए भी स्किलिंग एंड री स्किलिंग पर फोकस करना होगा। न्यू और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ स्कूल्स को भी कनेक्ट करना होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तो ये मैंडेटरी होना चाहिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनाव जीते हैं वहाँ की स्कूल्स से ही उनका बच्चा भी पढ़े, ना कि फॉरेन में जाकर। टीचर्स के लिए भी ये कंपलसरी होना चाहिए कि जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं वहीं उनका बच्चा भी पढ़े।